एपिसोड की शुरुआत में हम विंग को देखते हैं जो गॉन, किलुआ और जूसी को तीनों को हात्सु सिखा रहा होता है और समझाता है कि हात्सु आखिर क्या होता है। उसके बाद विंग बताता है कि हात्सु एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से तुम अपने ऑरा को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी नैन को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद विंग बताता है कि ये जो हात्सु है इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है एनहांसर जो कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रेंथन कर सकता है, मतलब स्ट्रेंथ दे सकता है। उसके बाद इमिटर्स आता है जो अपने ऑरा को किसी और चीज पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसम्यूटर जो ऑरा की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्जरर जो अपने दिमाग की पावर से किसी भी चीज को परिकल्पना करके उसको तुम्हारे सामने रख सकता है। उसके बाद मैनिपुलेटर आता है जो कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद सबसे स्पेशल आता है स्पेशलिस्ट जो कि मतलब इन पांचों में से कुछ भी नहीं होता लेकिन उसका ऑरा कुछ अलग ही होता है। उसके बाद विंग बोलता है कि तुम्हें ढूंढना होगा कि तुम्हारे अंदर कौन सी एबिलिटी है और तुम किस नैन का यूज कर सकते हो उन 6 में से। और तब वो बताता है कि नैन को जनरली 2 बेसिस पे बांटा गया है, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं ना, 2 फैक्टर्स होते हैं इसके। पहला फैक्टर होता है बर्थ, मतलब पैदाइशी तुम कैसे थे, और वो एग्जांपल लेता है गॉन का कि ये पैदाइशी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसके मसल्स काफी अच्छे हैं, रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं, तो ये पैदाइशी वैसा ही था। लेकिन ये जब नेचर में रहना सीखा, यानी कि ये वेल आइलैंड में रहता है जो कि थोड़ा सुनसान सा एरिया है और साथ में नेचर बहुत ज्यादा है वहां पे, तो इसके जो सेंसेस है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए, जिसकी वजह से इसका ऑरा जो है वो किसी एक कैटेगरी के अंदर तो आएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये कैटेगरी चेंज भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होना बहुत ज्यादा रेयर है। इसके बाद विंग एक हेक्सागोन बनाता है जिसके सबसे ऊपर होता है इनहांसर, उसके नीचे होते हैं ट्रांसम्यूटर और इमिटर, और उसके भी नीचे होता है मैनिपुलेटर और कंजनर, और सबसे जो नीचे होता है वो होता है स्पेशलिस्ट। उसके बाद विंग बोलता है जो इनहांसर होता है ना वो आसानी से ट्रांसमीटर और इमिटर की एबिलिटी को भी सीख सकता है, लेकिन कंजनर और मैनिपुलेटर की एबिलिटी को सीखना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, और स्पेशलिस्ट की एबिलिटी तो लगभग नामुमकिन है। इसके बाद वो हिसोका का एग्जांपल लेता है और बोलता है उसका ऑरा इलास्टिक की तरह है और इसलिए वो जरूर ट्रांसम्यूटर की एबिलिटी को यूज करता होगा। उसके बाद वो गीडो का एग्जांपल देता है। गीडो बहुत तेजी से मतलब घुमाता है अपने स्पिनर को, जो कि जिसका मतलब ये है कि वो एक एनहांसर है, लेकिन वो बहुत सारे स्पिनर को एक साथ घुमाता है जिसके लिए उसको मैनिपुलेटर की एबिलिटी जरूरत होती है, लेकिन मैनिपुलेटर एनहांसर से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो इतना इफेक्टिव होता नहीं है, और इसीलिए तुमने उसको आसानी से डॉज किया फिर उसको रोक लिया, वरना वो तुम्हारे घायल कर सकता था बहुत ज्यादा। उसके बाद विंग कास्ट्रो का एग्जांपल लेता है और बोलता है उसका जो टाइगर बाइट फिस्ट है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वो एनहांसर कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन उसने ज्यादा फोकस कंजर के ऊपर किया। उसने अपनी तरह एक डुप्लीकेट बनाया और उसको कंट्रोल करने के लिए उसको मैनिपुलेटर की एबिलिटी की जरूरत होगी, लेकिन कंजरर और मैनिपुलेटर दोनों ही एनहांसर से बहुत ज्यादा दूर है और इसीलिए ये इतना बड़ा फाइटर होने के बावजूद फेल हो गया। मतलब ये फाइटर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे लेकिन इन्होंने गलत नैन को चूज किया, इसकी वजह से वो सब फेल हो गए। तो अगर नैन में प्रैक्टिस करना है अच्छे से और सफल भी होना है तो नैन भी सही तरीके से चूज करना होगा। उसके बाद किलुआ सबसे सही वाला सवाल पूछता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी एबिलिटी के हैं। उसके बाद विंग एक ग्लास के अंदर पानी भरता है और एक पत्ता उसके ऊपर रख देता है और बोलता है कि देखो मैं अभी क्या करता हूँ, और वो अपना ऑरा उसके ऊपर इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो जो पानी होता है वो बाहर की तरफ गिरने लगता है, और वो बोलता है कि ये पानी गिरने लगा इसका मतलब ये है कि मैं एक एनहांसर हूँ। उसके बाद विंग इन तीनों से भी वही सब करवाता है, जहां पे हम देखते हैं गॉन जब ट्राई मारता है तो पानी उछल के गिरता है जिसका मतलब ये है कि वो एक एनहांसर है, और जब जूसी ट्राई करता है तो वो पत्ता मूव करने लगता है जिसका मतलब ये है कि ये एक मैनिपुलेटर है। और आखिरी में आता है किलुआ। जब किलुआ ट्राई करता है ना ही वो पत्ता हिलता है ना ही पानी गिरता है, और किलुआ बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। और तब विंग बोलता है जरा पानी को चख के देखो, और जब ये सब पानी को चख के देखते हैं तो पानी थोड़ा सा मीठा हो गया होता है, और तब विंग बताता है कि तुमने पानी की जो क्वालिटी है उसको चेंज किया जिसका मतलब ये है कि तुम एक ट्रांसम्यूटर हो। उसके बाद विंग बोलता है कि तुम्हें अगले 4 हफ्ते तक इसी की प्रैक्टिस करनी है, वाटर डेविएशन मेथड का यूज करके तुम्हें अपना जो ऑरा है उसको और भी ज्यादा स्किलफुल बनाना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों की तीनों वही सब कर रहे होते हैं। किलुआ अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, गॉन भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जूसी पसीना निकाल के प्रैक्टिस कर रहा होता है। सबसे ज्यादा मेहनती मुझे यहाँ पे जूसी लगता है। उसके बाद हम एक नंगा कैरेक्टर को देखते हैं, और ये नंगा कैरेक्टर और कोई नहीं अपना हिसोका होता है जिसने अभी भी नहा के बाहर आया होता है, और वो गॉन से बातें कर रहा था जहाँ पे गॉन बताता है उसको कि 10 जुलाई को हमारा फाइट है, और हिसोका बोलता है कि मैं तो हमेशा तैयार हूँ, 10 तारीख को तुमसे मुलाकात होगी। उसके बाद हम जुस्सी, किलुआ और गॉन को देखते हैं जो विंग के घर पे होते हैं और ये अपनी पावर का भी डेमोन्स्ट्रेशन देने आए होते हैं, जहाँ पे पहले तो किलुआ जाता है जो पानी के साथ अपना ऑरा मिला के दिखाता है, और कुछ देर बाद जब ये टेस्ट करके देखते हैं तो एकदम हनी जैसा, मतलब बहुत ही ज्यादा मीठा हो गया होता है, जिसका मतलब ये है कि किलुआ ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और किलुआ का ऑरा बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है अभी तक। उसके बाद जुस्सी ट्राई करता है जो पसीने से लथपथ तो हो जाता है, लेकिन वो पत्ता सिर्फ थोड़ा सा ही हिलता है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो ऑरा है अभी इतना ताकतवर है नहीं, और उसको मास्टर बोलता है कि तुम्हें अभी और भी मेहनत करनी होगी।
उसके बाद गॉन जाता है जो अपना ओरा उसी ग्लास के ऊपर छोड़ता है और हम देखते हैं जैसे ये अपना ओरा छोड़ता है वैसे ही वो वाटर बहुत ही तेजी से बाहर आने लगता है और ग्लास को भी मतलब एक जगह से छेद कर देता है, यानी कि इसका जो इनहांसर एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुका है अभी तक। उसके बाद विंग किलुआ और गॉन दोनों को ग्रेजुएट कर देता है, जहां से ये दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन जुस्सी थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि जुस्सी को अभी और ट्रेनिंग करनी है और जुस्सी अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ होता है। उसके बाद विंग बोलता है कि गॉन तुम्हें कुछ और भी बताना है और वो बताता है कि तुमने जो हंटर एग्जाम है उसका सीक्रेट एग्जाम एक था उसको भी पास कर लिया, और वो बताता है कि ये जो नन है ना यही तुम्हारा सीक्रेट एग्जाम हुआ करता था लेकिन अभी तुम उसको भी पास कर चुके हो। वो बताता है कि ये नन की एबिलिटी सबके पास नहीं होती, क्योंकि तुम एक हंटर हो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम्हें एक हंटर हो तो तुम क्राइम से फाइट करोगे, बड़े बड़े विलन से फाइट करोगे, तुम्हें बहुत कुछ करना होगा और उसके लिए तुम्हें नन की एबिलिटी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हम एग्जाम के टाइम पर ये सब तुम्हें नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाएगा तो नन का जो गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए जो कोई भी प्रोफेशनल हंटर बनता है उसके बाद हम उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद वो किलुआ को वो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता है कि तुम अगले साल जाके प्लीज़ जाके वहाँ पे फिर से हंटर एग्जाम देना, तुम जरूर पास कर जाओगे। और वो बताता है कि अभी तुम किसी पास हो चुके हंटर से भी ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम्हें एक बार देना चाहिए, और किलुआ बोलता है कि हाँ देखते हैं। इसके बाद विंग बताता है कि उनका जो शिंगनरयू मास्टर है वो और कोई नहीं चेयरमैन नटारो, जो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहा था, और जब ये उसका नाम सुनता है तो किलुआ बोलता है कि वो खुसड़ बुढ़ा। उसके बाद गॉन पूछता है विंग से कि तुमने किसी और के बारे में सुना जिन्होंने ये वाला एग्जाम पास किया हो, तब वो बताता है कि हांजो पास हो गया है, कुरापिका भी पास हो गया और उन्होंने 2 अलग टीचर से वो नैन की एबिलिटी को सीखा है। उसके बाद वो बताता है कि जो पोकल है वो अभी भी रन में अटका हुआ है, अपना जो लियोरियो है वो तो अभी मेडिकल की स्टडी कर रहा है, और इलुमी और हिसोका को पहले से ही नैन की एबिलिटी के बारे में पता है तो वो तो पहले से ही क्वालिफाइड हो चुके होते हैं। उसके बाद विंग गॉन को वार्निंग देता है कि कल अगर तुम फाइट ले रहे हो हिसोका से तो प्लीज अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि ये बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, ये हार नहीं मानता, ये जब तक मर नहीं जाएगा तब तक हार नहीं मानता, और वो यही बताता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हार मान जाना, अपनी जान मत गवा देना, ये बताता है विंग। उसके बाद विंग किलुआ और गॉन को दोनों टाटा करने के लिए आया होता है, उसके साथ जूसी भी होता है और वो जूसी से बोलता है कि तुम्हें डिमोटिवेट होने की जरूरत है नहीं, तुम अगले महीने तक ग्रेजुएट हो जाओगे और तुम लाखों में एक हो। लेकिन अगर बात करूं गॉन और किलुआ की तो वो करोड़ों में एक है। और तब ये ओस बोलता है, अपना मुंडी नीचे करता है और रोने लगता है और बोलता है कि ये किस तरह का मोटिवेशन दे रहे हो मास्टर मुझे। उसके बाद हम देखते हैं कि मैच अभी शुरू होने वाला होता है, हिसोका और गॉन के बीच में बहुत ज्यादा तादाद में भारी भीड़ लगी होती, क्योंकि पहला तो हिसोका है भाई, सबको अट्रैक्ट करके लेके आता है, और साथ में गॉन भी है, तो गॉन और हिसोका का मैच कौन मिस करना चाहेगा। बहुत सारे बंदे वहां पे लाइन पे लगे होते हैं सिर्फ टिकट के लिए, और बहुत सारे बंदे तो मतलब स्टेडियम के अंदर आ चुके होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हो हल्ला कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गॉन एक बहुत ही तगड़ी सी एंट्री मारता है और हिसोका भी किसी से कम नहीं होता, वो भी एक शानदार एंट्री मार के अंदर आता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हिसोका का रिकॉर्ड 9 मैच जीतने का है और 3 मैच वो हारा होता है, लेकिन उसने वहां पे फाइट भी की नहीं होती है। और इस वाला मैच अगर वो जीतता है तो वो एक फ्लोर मास्टर को जो होता है ना चैलेंज कर सकता है, बैटल ओलंपिया पे भाग ले सकता है, लेकिन अगर हारता है तो ये भी डिस्क्वालीफाई होकर सीधा फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद गॉन उसको बहुत ज्यादा घूर रहा होता है और हिस्सों को बोलता है कि मुझे ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा। उसके बाद हिस्सों का अपना ओरा दिखाता है, जिसको देख के मास्टर विंग भी बोलता है कि क्या ही खतरनाक ओरा है। और उसके बाद गॉन भी अपना ओरा दिखाने लगता है, लेकिन इसका ओरा उतना कुछ पावरफुल लग नहीं रहा होता। और उसके बाद वो रेफरी आता है और बोलता है कि ये मैच पॉइंट और केओ सिस्टम के अंदर होने वाला है, तो फाइट शुरू करो। और जैसे ही फाइट शुरू होती है वैसे ही हम देखते हैं कि पहले गॉन बहुत ही तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है, इसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हिस्सों का एकदम शांत रहता है। ये बहुत सारे वार उसके ऊपर करता है, वो डॉज करता है, फिर ये वार करता है, डॉज करता है, ऐसा लगातार चलते रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपर हैंड हिसोका के पास होता है। हिसोका के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है, वो एक ही जगह पे खड़े होकर बार बार डॉज कर रहा होता है, बार बार इसको देख पा रहा होता है। ये भी बहुत सारे मुक्के घुसे लात मारता है, लेकिन उन सबको वो बड़े आसानी से डॉज कर देता है, और ये उसको 1-2 बार गिरा भी देता है वहां पे खड़े खड़े रह के। यार मतलब हिसोका कुछ ज्यादा ही पावरफुल है यार। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो अपनी रफ्तार की मदद से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हिसोका बहुत ज्यादा तेज होता है। ये बहुत सारे गुस्से जड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिसोका इतना ज्यादा तेज होता है कि इसको डॉज भी करता है, इसको पीटता भी, इसको दूर भी फेंक देता है। वो सब एक साथ कर रहा होता है। और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि हिसोका अभी तक हिला भी नहीं होता, और वो बिना हिले डुले इसको आसानी से डॉज कर पा रहा होता है, आसानी से इसको
पीट पा रहा होता है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हिसोका आखिरकार कितना ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिसोका इसको एक एल्बो दे मारता है, जिसकी वजह से ये नीचे गिरता है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि गॉन है भाई, गॉन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। और जब ये फिर से खड़ा होता है तब ये देखता है कि उसके हाथों में ना मतलब नाखून उसने पूरा निकाल के रखा होता है, यानी कि अगर ये यहाँ पे अगर इसके हाथ में पड़ जाता तो शायद उसका पेट ही फाड़ देता, लेकिन हिसोका ऐसा कर नहीं पाता और उसके बाद इसको एक और जोर से मुक्का मारता है। और उसको रेफरी चेक करता है कि इसको पॉइंट दूं या ना दूं, लेकिन रेफरी भी पॉइंट नहीं देता। उसके बाद गॉन फिर से उठता है, फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा जोरों से इसको एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से रेफरी को मजबूरी में 1 पॉइंट हिसोका को देना पड़ता है। उसके बाद हिसोका बोलता है कि गॉन क्या कर रहे हो तुम, अभी तक मैं अपना मतलब एक स्टेप में ना आगे ना पीछे है, तुम आखिर कर क्या रहे हो। तब गॉन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि देखो अब मैं क्या करता हूँ। और गॉन के दिमाग में आता है कि इसको हर बार मारना जरूरी है नहीं, मैं बस इसके पास जाके इसको कंफ्यूज कराऊंगा, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अटैक नहीं करूंगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज होगा और मुझे मौका मिल जाएगा। और तभी हम किलोआ को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि भले ही हिसोका का बहुत ज्यादा एबिलिटी हो, लेकिन हिसोका बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो आसानी से जीत जाएगा, और इसलिए गॉन के पास शायद एक मौका हो। और उसके बाद हम देखते हैं गॉन अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो उसके पास तो जाता है, लेकिन उसको अटैक ना करके दूर से मतलब अपना मूव दिखा के इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन अचानक से वो एक फ्लोर के पास जाता है, जहां से वो एक टाइल को उखाड़ने की कोशिश करता है और सक्सेसफुली उखाड़ भी देता है। और उसको उखाड़ने के बाद वो इसको हिसोका की तरफ फेंकता है, और हिसोका की तरफ जब फेंकता है ना, वो खुद भी उसके साथ आता है और उसको तोड़ के चूरमार कर देता है, मतलब उसको तोड़ के मतलब टुकड़ों में बिखेर देता है, ताकि ये सारे के सारे जाके हिसोका को लगे। लेकिन हिसोका इन सबको आसानी से डॉज कर रहा था, आसानी से उन सारे टोल को तोड़ देता है वो। लेकिन अचानक से वो ढूंढता है कि आखिरकार गॉन गया तो गया कहाँ, और तब हम देखते हैं गॉन इसके पीछे से निकलता है, और गॉन बहुत ही ज्यादा ताकतवर वाला एक पंच इसके मुंह पे जड़ देता है, जिससे मतलब हिसोका भी थोड़ा सा सोच रहा होगा कि गॉन कब से इतना पावरफुल हो गया। और काफी ताकत वाला शॉट उसने मारा होता है हिसोका के चेहरे के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद हिसोका गिरता नहीं, वो थोड़ी दूर के लिए बस घिसटते हुए जाता है, मतलब पैरों से ही घिसटता है, ऐसा नहीं कि गिर जाता है फिर घिसटता है, नहीं, आराम से वो घिसटते हुए थोड़ा सा जाता है बस, और कुछ नहीं, जिसको देख के मैं शॉक हो गया। उसके बाद रेफरी गॉन को एक पॉइंट देता है, और हम देखते हैं कि जो ऑडियंस थी वो सब पागल हो चुके थे, वो सब शॉक हो चुके थे, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना जो फेवरेट पार्ट है वो कमेंट करके बता देना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और खुद भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। अगर कर रखा है तो थैंक यू, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी जो नई वीडियो ना वो सब आप आसानी से देख सको। और साथ में सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो घंटी को जरा जोरों से बजा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए। और दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर जो फाइट सीक्वेंस है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करके रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो कि कितना खतरनाक वाला भयंकर वाला फाइट सीन था ये वाला।